रिज्यूम कर दूं। ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला पोलराइजेशन का, फेब मार्च 23, क्वेश्चन 21। और फाइल का आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव के बारे में कौन सी स्टेटमेंट नहीं है करेक्ट, हम स्पेसिफिकली पोलराइजेशन पे फोकस करना चाह रहे हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। उन्होंने गलत स्टेटमेंट आपको चूज करने का बोला है, और आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ठीक है। बाकी जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो सही लिखी हुई हैं, उनमें कोई ऐसी ऐसा जो गलत बात नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही लिखी हुई हैं। तो हमें गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं हो सकती। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद आपको एक और पोलराइजेशन का क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। ये है फेब मार्च 23, पेपर 1-2 ही, क्वेश्चन 24। तो आपके पास है सबसे पहले बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज लाइट। ठीक है। तो लाइट वर्टिकली पोलराइज्ड है। ठीक है। वो है पोलराइजिंग फिल्टर पे इंसिडेंट, द फिल्टर कैन बी रोटेटेड सो दैट इट इज ऑलवेज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो फिल्टर को रोटेट करेंगे, लेकिन उसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखेंगे, वो बात तो हमेशा कहते हैं। ट्रांसमिशन एक्सेस जो है वो इनिशियली वर्टिकल है। ठीक है। तो इनिशियली जो आपको ट्रांसमिटेड लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी आपको इक्वल टू द इंसिडेंट लाइट ही मिलेगी। ठीक है। अब filter is first rotated clockwise by an angle of 30 so that the transmitted light waves have intensity I30. Then filter is then rotated clockwise further by an angle of 30. ठीक है। तो फर्दर इसको आप 30 के एंगल से रोटेट करते हैं, तो ओवरऑल एंगल उसका 60 डिग्री का बन जाएगा। व्हाट इज द न्यू इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट? देखो बेटा, अब उसमें प्रॉब्लम एज सच कोई नहीं था। इस इंटेंसिटी को आप आई नॉट कहते हैं। अगर आपने ये जो I60 को निकालना है ना 60 डिग्री के एंगल पे, ये जो न्यू इंटेंसिटी है जिसको आप कह लो कि I60 आप निकालना चाह रहे हो, राइट? वो अगर आप इन टर्म्स ऑफ आई नॉट निकालो तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने आई नॉट को सिंपली कॉस स्क्वायर 60 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, यही करना होता है। तो आप अगर इसको कॉस स्क्वायर 60 को कैलकुलेटर में डालो, यानी कि कॉस 60 डालो और फिर उसको स्क्वायर कर दो, तो आपके पास आता है 0.25 आई नॉट। ठीक है। लेकिन हमें जवाब में ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ I30। एज यू कैन सी, हमें इन टर्म्स ऑफ I30 जो है ना वो अपना जवाब चाहिए। तो आप वैल्यू सपोज करके भी इस तरह का सवाल कर सकते हैं, 100 सपोज करके कर लें, 1 सपोज करके कर लें, लेकिन सही है जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। तो अब हमें I30 भी निकाल लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई नॉट, ताकि फिर I60 को इन टर्म्स ऑफ I30 लिख सकें। ठीक है। तो जब मैं ये वाला काम करता हूँ तो मेरे पास cos 30 जो है, उस आंसर का मैं जब स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.75। तो I30 इन टर्म्स ऑफ आई नॉट क्या है? 0.75। I60 इन टर्म्स ऑफ आई नॉट क्या है? 0.25। अब मुझे लिखना है I60 को इन टर्म्स ऑफ I30। तो मैं यहाँ पे आई नॉट को अगर सब्जेक्ट बना लूँ और 0.75 को उधर जाकर डिवाइड करूँ, तो 1/0.75 करता हूँ तो क्या बनता है? तो मेरे पास आता है 1.33, 1.33 I30। तो मुझे अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसको जाके सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा? 0.25। आई होप मैं सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा। आई थिंक सही कर रहा हूँ। तो मेरे पास फाइनल जवाब क्या आएगा? मेरे पास जवाब आता है 0.33। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। सर 1.33 कैसे बना? मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सिर्फ उधर जाके डिवाइड किया, पहले मैं अपना आंसर चेक कर लूँ सही आया या गलत। ठीक है। सारे क्वेश्चन खुद भी पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ, आंसर बी ही है, आंसर तो सही है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस।
फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, यार इसमें कहीं लेज़र वेजर नहीं होता ये पीडीएफ एक्सपर्ट में? क्या सीन है, इतना महंगा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर तो कोई लेज़र नहीं है। चलो खैर, बात अपनी एक्सप्लेन करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने I60 को निकाला इन टर्म्स ऑफ I0। कैसे आया? 0.25 I0 आया। लेकिन हमें 0.25 तो आंसर देना ही नहीं है, तो ए तो नहीं होगा, क्योंकि हमें जो जवाब देना है वो इन टर्म्स ऑफ, हमें इन टर्म्स ऑफ I0 नहीं, इन टर्म्स ऑफ I30 जवाब देना है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, जब आपने देख लिया कि 0. क्या कहते हैं 25 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इन टर्म्स ऑफ I0 नहीं जवाब देना बल्कि इन टर्म्स ऑफ I30 जवाब देना है, तो सिंपल सी सब्सटीट्यूशन की, I60 को इन टर्म्स ऑफ I0 निकाला, पहला काम ये किया। फिर क्योंकि मुझे I60 को इन टर्म्स ऑफ I30 निकालना है, तो मैंने I30 को भी इन टर्म्स ऑफ I0 निकाल लिया। अब मुझे यहाँ पे I0 की जगह सब्सटीट्यूशन करनी है I30 की, ताकि वो यहाँ पे फिट इन हो सके। I60 इन टर्म्स ऑफ I30 लिखना है ना, तो I0 को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है। I0 को जब सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 0.75 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके 0.75 को डिवाइड करो, यानी कि अभी I30 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो 1 को 0.75 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1.33 आ जाएगा यहाँ पे। अब आई समझ? तो I0 इन टर्म्स ऑफ I30 लिख लिया। अब I0 की जगह 1.33 I30 की सब्सटीट्यूशन हो सकती है, तो वो मैंने जाके यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर दी। लेज़र होना चाहिए यार इसमें, अजीब सी बात है, ढूंढो कहीं पे यार, किसी को पता है तो मुझे पता है। एनीवेज, आई थिंक वो प्रेजेंटेशन मोड में आता है। सो डू वी अंडरस्टैंड कि ये आंसर कैसे आया? जब इन दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया तो 0.33 I30 आ गया, यानी कि I60 को इन टर्म्स ऑफ I30 लिख दिया, तो द फाइनल आंसर इज 1.33 इन टर्म्स ऑफ I30। दैट इज व्हाट द आंसर इज। ठीक है, इसलिए ये वाला जवाब है। गॉट इट? समझ गए आप लोग? ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो होगा, यार ये बड़ा फजूल सिस्टम है कसम से। पेज 50 पे है आपका, और ये मई जून 2022 का सवाल है। मई जून 2022 का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 है पेपर का, पेपर 1 है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 इस फाइल के अंदर। वे स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज करेक्ट, सो यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें रेंज वेंज के बारे में सवाल है, बट वी आर फोकसिंग ऑन पोलराइजेशन, दैट इज व्हाई आई चोज दिस क्वेश्चन। दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड, that statement is wrong, so please do not choose this answer. They can be polarized, why? Because they are transverse। बाकी आप यहाँ से सही आंसर खुद चूज कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये वाली वेवलेंथ विजिबल लाइट इज इनविजिबल, क्या ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ नहीं है? क्या ये जो वेवलेंथ है 10⁻⁻⁶, क्या ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ नहीं है? मतलब 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ये नहीं आती, आती है। अच्छा, दे कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग एटम्स, ये बात भी गलत है। दे कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे ऑल ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन फ्री स्पेस। नहीं, वैक्यूम में सबकी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो फिर ऑब्वियसली बाय एलिमिनेशन ए ही सही है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, यू नो। अब आप, मैंने इस तरह याद किया हुआ, यू कैन चूज टू रिमेंबर द आंसर इन 10 की पावर, आप मीटर्स में याद कर सकते हैं, बट मैंने विजिबल लाइट की रेंज ऐसे याद की हुई है, तो फिर मैं उसके थ्रू हमेशा चेक करता हूँ। सो आई थिंक दिस वुड बिकम, अगर मैं इसको ये बनाता हूँ तो 0.4 से 0.7 बनता है, ये 5 लिखा हुआ है, 0.5 लिखा होता तो बात ठीक होती। तो वो इनविजिबल टू द ह्यूमन आई है, मतलब कि ये जो वेवलेंथ लिखी हुई है ना, ये विजिबल लाइट की रेंज में नहीं आती, ये टेक्निकली आई थिंक इंफ्रारेड की रेंज में आती है। एनीवे, सो द क्वेश्चन, मतलब पोलराइजेशन पे फोकस करना था, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है। ठीक है, उस चीज़ को जो है वो मैंने फोकस करना है। अच्छा एमल, बेटा वो गूगल ड्राइव यूज़ कर लो क्वेश्चंस अपलोड करने के लिए, जिसको भी क्वेरीज है गूगल ड्राइव अपलोड कर लो। बट चलो मैं व्हाट्सएप भी देख लूँगा, आई विल ऑल्सो रिप्लाई टू यू ऑन व्हाट्सएप।
जो क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपकी अलग से एक क्वेरी सेशन में रखूंगा जिसके अंदर आपके सिर्फ एमसीक्यूज जो हैं वो जवाब दूं मैं आपके सिर्फ आपके सेंड की हुई क्वेरीज, तो गूगल ड्राइव पे वो वाले क्वेश्चन अपलोड कर देना जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है और बाकियों को भी देखने चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा सवाल है तो भेज देना, गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर देना। बाकी व्हाट्सएप पे जो आप लोग मैसेजेस करोगे उसका मैं कोशिश करूंगा उस दिन नहीं तो नेक्स्ट दिन, मैं यूजुअली सुबह उठ के जो है वो कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ। मेरे पास सुबह 2 घंटे की विंडो होती है जिसमें मैं फ्री होता हूँ, तो उस दौरान मैं यूजुअली रिप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू दैट टुमारो मॉर्निंग। एनीवेज, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। पेज 52 पे एक और क्वेश्चन है। अगेन ये थोड़ा सा सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख लो यहाँ से। सोर्स एमिट्स अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, सोर्स एमिट्स अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, डॉपलर इफेक्ट causes different frequency of sound to be heard by stationary observers. Obviously we know what Doppler effect is. What are the requirement for Doppler effect? Doppler effect की रिक्वायरमेंट क्या है? अब इसमें यहाँ पोलराइजेशन का वर्ड यूज हो रहा है, हेंस द रीजन आई चोज दिस क्वेश्चन। लेट्स सी के इस ऑप्शन बी में क्या लिखा है, सोर्स दैट produces a polarized sound wave. Why is this statement altogether wrong? Like the statement makes no sense. Why? Because sound wave तो है ही longitudinal and they cannot be polarized. समझ में आ रही है? तो ऑप्शन बी जो है ना वो तो आपने किसी हरगिज चूज नहीं करना, बस ये बताना मकसद था। बाकी अब आपने सही ऑप्शन चूज करना है तो मूविंग सोर्स चाहिए, सोर्स दैट इज मूविंग। आई थिंक ये इसका जवाब होना चाहिए, इसका 94 का ए होना चाहिए। बाकी सारी बातें गलत हैं। मूविंग सोर्स जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करती है तो हमारे पास जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये बात उन्होंने पहले ही कह दी कि सोर्स जो साउंड एमिट करेगा वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का एमिट करेगा, तो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी वाली बात तो फिर वो स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। भाई देखो, सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंजिंग हो या ना हो उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉपलर इफेक्ट ये है कि जो सोर्स है वो रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो हमारे एएस के सिलेबस में तो ऑब्जर्वर हमेशा ही स्टेशनरी होता है, सोर्स या तो टूवर्ड्स या वे मूव कर रही होती है। तो ये डॉपलर इफेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर ये थोड़े बहुत आसान क्वेश्चन जो आ रहे हैं बीच में मैंने कहा वो भी दिखाता ही जाऊँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। पेज 53 पे एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो भी आप इसका ईयर देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। Two polarizing filters are placed next to each other so that their planes are parallel. The first polarizing filter has its transmission axis at 50 degree to the vertical. Second filter has its transmission axis at 20 degree to the vertical. तो दोनों के बीच में angle between the axes is 30 degrees. A beam of vertically polarized light, so light has an intensity of 8, so I naught आपका एक तरह से 8 है। On the first polarizing filter वो आगे फिल कर रही है। What is the intensity of light that is transmitted from the second polarizing filter? तो भाई आप अपने पास सिनेरियो बना लो, क्या है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, उसके बाद बीच में एक पोलराइजिंग फिल्टर है, ठीक है। फिर उससे लाइट जो है फर्दर बाहर निकल रही है, फिर उसके बाद आपके पास एक और पोलराइजिंग फिल्टर है, और उसमें से जो लाइट निकल रही है हमें एसेंशियली उसकी इंटेंसिटी का पता लगाना है। यही सिनेरियो है। तो यहाँ पे है इंटेंसिटी 8, ठीक है। ये पहला वाला पोलराइजिंग फिल्टर है और ये दूसरा वाला पोलराइजिंग फिल्टर है। इन्होंने हमें ये सिनेरियो पेश किया है कि ये लाइट जो है ये वर्टिकली पोलराइज्ड है, तो वर्टिकल से ही एंगल हमें पता होना चाहिए। पहले वाले का एंगल जो है वो 50 डिग्रीज टू द वर्टिकल है, ये बताया उन्होंने, ठीक है। अब आप पहले यहाँ पे इंटेंसिटी निकाल लो I1, और फिर यहाँ पे दूसरी इंटेंसिटी निकाल लेना I2, और I2 जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब पहले I1 निकालते हैं। I1 निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, इनिशियल इंटेंसिटी लेनी है 8 जो कि I0 है, वो वर्टिकल है, हमारा पोलराइजर जो 50 डिग्री के एंगल पे है और हमारी लाइट वर्टिकली पोलराइज्ड है। तो 8 cos स्क्वायर 50 किया आपने, I1 की वैल्यू क्या आई, याद रखो पहले cos 50 कर लो और फिर उसका स्क्वायर कर लो, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 3.3 आता है, 3.305 आता है, अभी मैं 3.3 ले रहा हूँ।
ये हमारे पास I1 की इंटेंसिटी आ रही है। अब ये जो लाइट है ना, ये याद रखो, अब ये वर्टिकली पोलराइज्ड नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न्ड कि अब हमें इसका जो वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है ना 20 डिग्री टू द वर्टिकल, ये मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बल्कि ये वाला एंगल है मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि अब जो मेरी लाइट यहाँ से आ रही होगी ना बेटा, अब जो मेरी लाइट यहाँ से आ रही होगी वो एक्चुअली 50 डिग्री के एंगल पे पोलराइज्ड होगी। तो अब मुझे ये देखना है कि देखो मेरा जो 50 डिग्री का एंगल है वो यूं बनता है, ये 50 डिग्री की लाइन बनाई है मैंने, सपोज करो। लेकिन जो मेरा पोलराइजिंग फिल्टर है वो इटसेल्फ जो है वो 20 डिग्री के एंगल पे वो है, और मेरे पास इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 बनता है। तो अब आपने जो नेक्स्ट टाइम जब एंगल डालना है वो आपने 20 नहीं डालना, आपने कौन सा एंगल डालना है, आपने कौन सा एंगल डालना है, 30 डिग्रीज वाला एंगल डालना है। क्योंकि जब आपकी लाइट, बात को गौर से सुनेगा, जब आपकी लाइट पहले फिल्टर से गुजरी तो इनिशियली वर्टिकली पोलराइज थी, लेकिन जिस फिल्टर से वो गुजरती है फिर लाइट का पोलराइजेशन का जो एंगल है वो वही हो जाता है जिस फिल्टर से वो गुजरती है। तो अब लाइट इज ऑल्सो पोलराइज्ड एट 50 डिग्रीज टू द वर्टिकल। So light is coming in at 50 degrees to the vertical in the second filter. Second filter itself 20 degrees to the vertical था, लेकिन लाइट के बीच में जो लाइट आके हिट कर रही है फिल्टर में से, ठीक है, दे कैन से दैट हाँ वो आपको दे सकते हैं वाजिद, वो आपको विजदान सॉरी, वो आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं और इस 30 को हो सकता है ना मेंशन करें, पर आपका दिमाग काम करता है, आप खुद ही बोल सकते हैं वो 50 पे वो 20 पे, तो इनका एंगल बीच में 30 है। ऑब्वियसली आप ये तो बात खुद पता लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही लिख दिया, एक ऑब्वियस सी बात लिख दी कि 30 होगा उनके बीच का। तो बेटा अब जब आपने I2 निकालना है ना, तो अब आपने 3.3 को यहाँ पे डालना तो है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि अब आपने जब कॉस स्क्वायर करना है तो यहाँ पे एंगल जो है वो आपने 20 नहीं डालना, आपने 30 डालना है। जब एंगल डालते हैं ना वो लाइट की जो पोलराइजेशन हुई भी होती है जिस एंगल पे, और जो फिल्टर होता है उनके बीच का एंगल डालना होता है। तो आपने कॉस स्क्वायर 30 करना है, ठीक है। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखना, तो कॉस 30 कर लो, फिर आंसर का स्क्वायर निकाल लो, और उसको 3.3 अपने पिछले वाले से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे पास आ रहा है 2.475, मेरे पास ये आ रहा है। तो 2.475 के हिसाब से तो बी बनता है, चेक कर लेते हैं। 96 है, 96 का बी जवाब है, जवाब तो ठीक आया है। सेकंड वाले का एंगल हमेशा दरमियान वाला लेते हैं। आई डोंट नो, मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रहा, मैं इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा, मैंने इसका कोई टेक्निक या इस तरह सबा मैंने इस तरह के कोई वो अपने जहन में मॉडल नहीं बनाया हुआ कि हमेशा बीच वाला लेना है, ठीक है। देखो जिस तरह मैं समझाना चाह रहा हूँ बात को वो समझो। लाइट सीधी आ रही थी, जब वो 50 डिग्री के टेढ़े पोलराइजर से गुजरेगी तो अब लाइट भी टेढ़ी होके आएगी, ठीक है। तो अब लाइट ऐसे टेढ़ी होके आ रही है, तो अब जो फिल्टर है वो 20 डिग्री के एंगल पे, तो लाइट और सेकंड पोलराइजर के बीच में एंगल 30 है। वो एंगल अब आपको यूज करना है आगे, हमेशा जो एंगल आप डालते हैं वो आपको देते तो फ्रॉम द वर्टिकल है, बट यू हैव टू चूज द एंगल विच इज द एंगल बिटवीन द लाइट इटसेल्फ एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर, ठीक है। तो 96 भी हो गया। चलें, पोलराइजेशन के और कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ये तो हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। अब ये वाला देख लेते हैं, चलें जी। A vertically polarized beam of light is incident on a filter. The transmission axis of the filter is at 40 degree to the horizontal. Very key piece of information. इन्होंने आपको जो एंगल दिया हुआ है वो वर्टिकल से नहीं दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ, बट जब जो लाइट है वो वर्टिकली पोलराइज्ड है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो एंगल फ्रॉम द वर्टिकल कितना बना है इसका, फ्रॉम द वर्टिकल कितना बनेगा, एक्सिस का एंगल फ्रॉम द वर्टिकल वाले चाहिए ना, क्योंकि लाइट भी वर्टिकल से है। तो 90 माइनस 40 करेंगे तो 50 डिग्रीज बनेगा, इस चीज़ को जहन में रखना। खैर आगे का सवाल पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम, राइट, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट बीम। अब आप जब एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन यूज करते हैं उसको प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है। जो न्यू एम्पलीट्यूड होता है वो पुराने एम्पलीट्यूड का सिंपली कॉस थीटा होता है। कॉस जब इंटेंसिटी के साथ वर्क करते हैं तो स्क्वायर लगाना होता है, और जब एम्पलीट्यूड के साथ आप जो है वो वर्क कर रहे हो, यू डोंट नीड द स्क्वायर, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी ना। तो वो सॉरी,
इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो वो अंडर रूट लग जाता है इसको लाते हुए, तो कॉस में से स्क्वायर हट जाता है। द लॉ इटसेल्फ, जो लॉ है, मलूज लॉ जो है, वो जो लॉ है ना, वो इंटेंसिटी वाली जो इक्वेशन है वो है एक्चुअल लॉ। उससे हम एम्पलीट्यूड की इक्वेशन खुद बना लेते हैं। खैर, तो ये जब निकालना है तो आपने ए अपॉन ए नॉट निकालना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कॉस 50, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। कॉस 50 आपने अपने कैलकुलेटर में डालना है और आपको बस जवाब सामने आ जाएगा। तो भाई कॉस 50 क्या है? 0.642 सी। सही है, ठीक है। अच्छा, व्हाट एल्स? आज जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ और जो कॉम्प्लेक्सिटी इस टॉपिक की, मुझे लग रहा है कि हमें पोलराइजेशन वाले जो 11-12 सवाल मार्क किए, मुझे लग रहा है वही हो जाएंगे, फिर हम सुपर पोजिशन अगली क्लास पे शायद डालें। बट एनीवेज देख लेते हैं। खैर, so vertically polarized beam of light of intensity I naught is incident on a filter. The transmission axis of the filter is 45 to the vertical. The beam of light is transmitted by this filter is then incident on a second filter. The axis of this filter is horizontal. So मतलब 90 degrees to the vertical है। ठीक है, you can see this all on the diagram as well. What is the intensity of the beam after transmission through the second filter? So अब इस तरह के क्वेश्चन आपको करने की बहुत प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। I mean, आप इस बात को समझ लीजिए। इस वाले जवाब सवाल के अंदर देखो, इन्होंने डायग्राम बना के दिया हुआ है, तो इस पे मैं बता देता हूँ एंगल कैसे आइडेंटिफाई करना है, दोबारा से एक्सप्लेन हो जाएगी ये बात। देखो बेटा, पहले जो लाइट आ रही है इनिशियली, वो कैसे आ रही है? वो वर्टिकली पोलराइज्ड है। तो मेरी लाइट वर्टिकली पोलराइज्ड यहाँ पे आके हिट करेगी और मेरा ट्रांसमिशन एक्सेस 45 डिग्री के एंगल पे, तो मैंने एंगल यही वाला चूज करना है। तो I1 में निकालूंगा, मतलब I1 जब मैं निकालूंगा तो वो होगा सिंपली, ये आई नॉट है, वो जगह आई नॉट कॉस स्क्वायर 45। ये आप समझ गए बात? विजान, पहली बात तो समझ में आ गई कि जो लाइट आ रही है वो वर्टिकल है और फिल्टर 45 के एंगल पे, तो 45 का एंगल लगेगा, ये तो सिंपल है। तो कॉस 45 करें, फिर उसका स्क्वायर करें, आपके पास आता है जी 0.5। अब आपने I2 जब निकालना है यहाँ से, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि अब देखो जो लाइट है, जब वो 45 डिग्री के एंगल के फिल्टर से गुजर गई, तो अब जो लाइट दूसरे फिल्टर पे आके हिट करेगी वो वर्टिकली लाइट होगी या लाइट इटसेल्फ 45 डिग्री के एंगल पे आ गई? जब लाइट 45 डिग्री के एंगल से गुजरेगी तो एंगल लाइट खुद भी 45 के एंगल पे आ चुकी होगी। तो अब फिल्टर कैसा है? फिल्टर 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि फिल्टर हॉरिजॉन्टल है। तो अब आपको कौन सा एंगल लेना होगा? ये वाला एंगल लेना होगा। ये एंगल कितना बनेगा? ऑब्वियसली 45 बनेगा। ठीक है, अब इस केस में ये एंगल जो है वो दोनों बार 45 आ गया क्योंकि वो था ही हॉरिजॉन्टल। बट अगर ये हॉरिजॉन्टल ना होता, ये 80 डिग्री के एंगल पे होता, तो ये एंगल 35 होता। यानी कि जो ट्रांसमिशन एक्सिस का फिल्टर है वो थोड़ा सा 80 डिग्री के एंगल पे होता, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना होता, या 70 डिग्री के एंगल पे होता, तो वो आप पुराने वाले एंगल में से एसेंशियली माइनस कर लेते बस। इतनी ही बात बन रही है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। ठीक है, बस विजुअली उसको जो है वो देखना सीखो। इस बात को समझ लो कि जो लाइट पहले फिल्टर से निकल के आई है वो खुद पहले फिल्टर के एंगल पे आ रही होगी। तो अब जो लाइट आके सेकंड फिल्टर को हिट कर रही है, तो जो लाइट है उसका दूसरे वाले फिल्टर के आपने एंगल उसके साथ जो बन रहा है बीच वाला एंगल वो लेना है। तो भाई अब आपने इसको जाहिर सी बात है इन टर्म्स ऑफ I1 ही निकाल सकते हैं, आप अभी डायरेक्टली आई नॉट के टर्म्स में नहीं निकाल सकते। तो ये आ जाएगा अगेन 45, और आई थिंक ये वही बात 0.5 I1 बनेगा। अब I2 इन टर्म्स ऑफ I1 जो है वो 0.5 है। I2 इन टर्म्स ऑफ I1 0.5, I1 इन टर्म्स ऑफ I नॉट 0.5 है। मुझे चाहिए I2 इन टर्म्स ऑफ I नॉट। तो पहले मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर लूंगा। पहली वाली जो इक्वेशन है, पहली वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर मैं सब्जेक्ट बना लूंगा आई नॉट को। यहाँ पे आई नॉट को सब्जेक्ट बना लूँ। आई नॉट को सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ I1 क्या हो जाएगा? I1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 2I1 हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? सबको समझ में आ रही है? एक दफ़ा यस बोल दो भाई, ये बात मैंने इस
इस और इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया, आई नॉट को इन टर्म्स ऑफ आई वन लिखा है, तो 0.5 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो 2i1 हो जाएगा। अब ये जो दूसरी इक्वेशन थी, इसके अंदर आई नॉट कहाँ पे है, सॉरी आई वन कहाँ पे है, गलती हो गई, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, सॉरी, जरूरत ही नहीं थी आई नॉट को सब्जेक्ट बनाने की, आई नॉट को मैं सब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आई नॉट को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आई नॉट को ही तो सब्स्टिट्यूट करना है, वो तो ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है सब्जेक्ट, आई वन को सॉरी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करनी थी और ये वाली चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाली चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना था, सिंपल, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया बात को, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, आई नॉट को सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आई नॉट को सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास हमने क्या किया, I2, यार तो ये सॉफ्टवेयर भी मुझे ना समझ नहीं आ रहा, लेकिन सवाल यहीं पे ही है तो अब इसी में से करवाना पड़ रहा है, 0.5 और आई नॉट की जगह 0.5 I1 डाल दिया, ठीक है। तो ये 0.25 आई नॉट हो जाए, सॉरी आई नॉट है यार, यहाँ पे मैं खुद गलतियाँ किए जा रहा हूँ, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो आप लोग भी शायद कंफ्यूज हो रहे हो मेरी वजह से, बट दिस शुड बी द फाइनल आंसर, सो आई थिंक द आंसर शुड बी बी। 111 में चेक कर लेता हूँ, बी आ रहा है, ठीक है। भाई एक दफ़ा देख लो शुरू से एंड तक, कोई इसमें गलती तो नहीं नज़र आ रही। अब इसकी वजह से मुझे लग रहा है वो जो पहले मैंने शुरू में सवाल करवाया था उसको जाके भी रिव्यू कर लेना चाहिए, तो मैं एंड में जाके रिव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने कोई गलती तो नहीं की, जवाब तो उसका ठीक आया था। इसको आप शुरू से एंड तक देख लें, कोई आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हुई। आई वन को इन टर्म्स ऑफ आई वन आई नॉट निकाला, अच्छा नहीं, उस वाले सवाल में करना ज़रूरी था, वो सवाल में मुझे याद आ गया हमने क्यों किया था, क्योंकि दोनों का जो एंगल है वो फ्रॉम द वर्टिकल दिया हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो वाला सवाल फिर भी हम जो हमने शुरू में किया था इसी टाइप का, दो फिल्टर्स वाला, उसको रिव्यू कर लेंगे जिसमें डायग्राम बनी हुई थी, वहाँ एंड में जाकर रिव्यू करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं और पोलराइजेशन के जो बाकी के सवाल हैं वो भी देखते हैं। ओके, हेयर इज अनदर क्वेश्चन। ये जो सवाल है ये 116 में से है, इसको आप देख लें जी। इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, ईयर वगैरह क्वेश्चन वगैरह नोट डाउन कर लो। लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज ऑब्जर्व्ड यूजिंग टू फिल्टर्स। ओके, तो लाइट पोलराइज्ड ही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया किस एंगल पे पोलराइज्ड है। द फिल्टर्स आर पोजिशन सो दैट द सोर्स अपीयर्स द ब्राइटेस्ट। व्हाट डज दैट मीन, सोर्स ब्राइटेस्ट कब अपीयर होगी, देखो पोलराइज लाइट जब फिल्टर से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी अफेक्ट होती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कभी भी बढ़ तो नहीं सकती, या तो सेम रह सकती है या कम, मतलब इंटेंसिटी या तो अनअफेक्टेड जा सकती है या फिर इंटेंसिटी कम होके गुजर सकती है। डज दैट मेक सेंस, मतलब अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है और यहाँ पे इंटेंसिटी आई वन है और यहाँ पे इंटेंसिटी आई टू है, तो हमें कोशिश करनी है कि अगर लाइट वर्टिकली पोलराइज्ड है, पहले पूरी बात सुन लो, अगर लाइट पूरी जो है वो वर्टिकली पोलराइज्ड है तो पहले फिल्टर को भी सीधा रखें, दूसरे फिल्टर को भी सीधा रखें। ऐसे में क्या होगा कि आई वन विल बी इक्वल टू आई नॉट एंड आई टू विल बी ऑल्सो विल बी इक्वल टू आई नॉट, यानी कि द ओरिजिनल इंटेंसिटी विल नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल and will not decrease and it will and the light observed by the observer will be the brightest। इसका ये मतलब है, ठीक है, कि अभी मतलब हमारे एक तरह से समझ लो कि हमारी लाइट भी वर्टिकली पोलराइज्ड है और फिल्टर भी वर्टिकल रखे हुए हैं। बात को समझ रहे हैं आप, ये पहली बात का मतलब हो गया। अब आगे क्या उन्होंने लिखा है, वन ऑफ द फिल्टर्स इज देन रोटेटेड क्लॉकवाइज एंड द अदर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द सेम एंगल, राइट। How does the source appear when both filters have been rotated 90 and both have been rotated 180 डिग्री फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन। देखो बेटा, अगर दोनों को आप 90 डिग्रीज रोटेट कर देंगे, वैसे तो दोनों को ना करें, आई थिंक एक को भी कर दें तो उससे शायद हमारा काम जो है वो पूरा हो ही जाएगा। जब हम 90 डिग्री करते हैं रोटेट तो क्या होता है इंटेंसिटी को, अगर आप एक फिल्टर को भी 90 डिग्री रोटेट कर दें तो क्या होता है, कॉस 90 क्या आता है, जीरो। तो पहली बात तो ये कि अगर आप एक फिल्टर को भी 90 डिग्री रोटेट करेंगे, पहला वाला फिल्टर ही अगर आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, राइट, इसको आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो आई वन ही जीरो हो जाएगा। जब आई वन जीरो होगा तो दूसरे फिल्टर पे कोई लाइट ही नहीं पड़ेगी, तो भाई आपको आई टू तो कुछ मिलना ही नहीं किसी हाल में भी, तो आपको इंटेंसिटी असेंशियली जीरो ही मिल जाएगी आफ्टर 90 डिग्री। तो दूसरे फिल्टर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब पहले फिल्टर से नहीं लाइट पास हो रही।
तो डार्केस्ट वाला ऑप्शन ही आप चूज कर सकते हैं। ए और बी तो आपने एलिमिनेट कर दिया। तो क्वेश्चन 116 के अंदर आंसर ए और बी तो हो ही नहीं सकता। अब सी और डी पे बात आती है। अब दोनों को आपने 180 डिग्री रोटेट किया। 180 डिग्री रोटेट का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री रोटेट करने का क्या मतलब है बेटा? किसने बोला लाइट इज नॉट पोलराइज्ड? सोर्स इज ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सोर्स की जो लाइट है वो पोलराइज्ड है, उन्होंने बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जगह जगह लिखा हुआ है पोलराइज्ड। जी, 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी फिल्टर को 180 डिग्री रोटेट करने का क्या मतलब है? देखो, अगर इस फिल्टर का हेड यहाँ पे है, इस फिल्टर का हेड यहाँ पे है, तो ये जब 180 डिग्री रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज करे एंटी क्लॉकवाइज करे, तो इसका हेड यहाँ पे आ जाएगा। इससे फिल्टर को क्या फर्क पड़ेगा भाई? देखो मेरी बात सुनो, एक फिल्टर है, उसके एक्सेस ऐसे बने हुए हैं, इस तरह का फिल्टर है। अब जब इस फिल्टर को आप पकड़ते हैं, राइट, और इसको आप 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, इसको जब आप 180 डिग्री रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, तो ये फिल्टर कैसा बनेगा दोबारा से? क्या दिखने में ऐसा ही नहीं होगा दोबारा से? को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन ये ऐसे ही हो जाएगा। तो दोनों फिल्टर जो कि इनिशियली वर्टिकल थे, सपोज करें, यानी कि ब्राइटेस्ट लाइट पहुंचा रहे हैं, दोनों को ही दोबारा से 180 डिग्री रोटेट किया, तो दोनों ही फिल्टर्स हमारे दोनों ही वर्टिकल हो जाएंगे दोबारा से। तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन प्लेस ऑफ I2? ब्राइटेस्ट इंटेंसिटी या फिर डार्केस्ट इंटेंसिटी? क्या ऑब्जर्व होगा? यानी कि फिल्टर स्टार्ट भी वर्टिकल है और दोनों फिर एंड में भी वर्टिकल ही होगा, तो आपको एंड में ब्राइटेस्ट ही मिलना चाहिए ना ऑप्शन। तो आपका आंसर सी होना चाहिए। ओके, व्हाई डज द क्वेश्चन से कि लाइट जो है वो पोलराइज्ड है? सोर्स पे लाइट पोलराइज है, इससे क्या आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो लॉ आपने पढ़ा है, ये है ही फॉर पोलराइज लाइट। दिस लॉ ओनली वर्क्स ऑन पोलराइज लाइट, इट डज नॉट वर्क ऑन अनपोलराइज लाइट। समझ आई बात? सो ये क्वेश्चन पे जो आपका फॉर्मूला लगता है वो लगता है ही इसमें। पोलराइजेशन के कितने क्वेश्चंस रहते हैं मैं बता देता हूँ। 3 रहते हैं बेटा, आई थिंक। कुछ थियोरेटिकल हैं और एक दो वो है हमारे पास कैलकुलेशन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज करेक्ट? प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात हो रही है, स्टेशनरी वेव के बारे में बात नहीं हो रही। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात हो रही है। पार्टिकल्स इन अ ट्रांसवर्स वेव हैव फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन बट इन दोज इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट। ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों के अंदर ही इक्विलिब्रियम पोजीशन तो फिक्स्ड ही होती है। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड बट नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव। बस यही यही इस सवाल करवाने का मकसद था। ट्रांसफर वेव ट्रांसफर एनर्जी बट लॉन्गिट्यूडनल नो। प्रोग्रेसिव वेव है तो दोनों एनर्जी ट्रांसफर करेंगी, ये बात गलत है। टू सोर्स इंटरफेरेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद बोथ ऑफ देम, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया सवाल। पोलराइजेशन का ही बस दिखाने का मकसद है, बाकी तो सिंपल है। अब हम वो सवाल कर रहे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट लेटेस्ट आपके पेपर में आए हैं, जो कि हमारी टॉपिकल की फाइल में भी नहीं है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपकी टॉपिकल की फाइल के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ये अक्टूबर नवंबर 2023 है, पेपर 1 2, और उसका भी क्वेश्चन नंबर 24 है, और 213 तक आपके क्वेश्चन जा ही नहीं रहे। तो ये सवाल जो देख लो अब वंस अगेन। टू पोलराइजिंग फिल्टर वाले क्वेश्चन देख लो आप, सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो भाई दो पोलराइजिंग फिल्टर वाले है ही, चीज़ को करना सीख लो, समझ लो, बहुत ज़रूरी है। सो अ प्लेन पोलराइज्ड वेव ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, नॉट आगे चले गया, इज इंसिडेंट ऑन द इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव इज 0। यानी कि यहाँ पे